हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं स्प्रिंट बैच, दैट इज क्लास 9th का वन शॉट रिवीजन सीरीज। मतलब एक ही वीडियो में चैप्टर को शुरू करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो के एंड में चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो आज जो चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये आपकी बुक का पहला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर भैया, बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो अब अगर चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है, हिंदी इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो तो यही होता है, ठीक है। तो भैया सराउंडिंग्स में मैटर है, बट मैटर क्या है वो तो जानना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो स्पेस को हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेस को हम वॉल्यूम भी समझ सकते हैं। हर वो चीज जिसका कोई मास है और वो कुछ स्पेस यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको बोला जाता है मैटर। अब आप लोग लैपटॉप या फोन में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, चेयर पे टेबल पे बैठे हैं, उसके बाद मम्मी ने आपको आके दूध दे दिया, साथ में पकौड़े भी दे दिए, कॉपी पेन से आप अपने नोट्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मैटर हैं। दे ऑक्यूपाई स्पेस, दे हैव मास, ठीक है। तो आप कहोगे ठीक है मैम, समझ आ गया, हर चीज हमारे आसपास जो चीजें दिख रही है, सराउंडिंग में जो भी चीज है वो क्या है? वो मैटर है। बट मैम ये रेत का दाना, अब मे भी आपको शायद दिख भी ना रहा हो, ये इतना छोटा है। मैम इस रेत के दाने का मास कितना होगा? 0.0000000 पता नहीं कितना, 1 ग्राम या केजी। मैम ये तो ना के बराबर है, इसका मास ना के बराबर है। इतनी सी तो जगह भी ना के बराबर ले रहा है, ये थोड़ी ना मैटर है ना। गलत बात है भाई। हर वो चीज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है। जैसे कि एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, मिल्क, ऑयल, रॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डिफरेंट तरीके के मैटर है, ठीक है। बट अब हम आगे चलते हैं। देखिए, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, love, affection, hatred, good manners, thoughts, ideas, taste, etc. do not occupy space and do not have mass. बेटे जैसे कि चीजें होती हैं, फ्रेंडशिप हो गया, प्यार हो गया, अच्छे थॉट्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में मैटर करती हैं, पर ये मैटर नहीं है भैया, साइंस के टर्म्स में ये मैटर नहीं है। दोस्ती हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, गुड मैनर्स हो गया, थॉट्स हो गया, आइडियाज हो गए, ये सब बहुत मायने रखती हैं जीवन में, बहुत मैटर करती हैं, बट ये मैटर नहीं है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे डू नॉट हैव मास। देखिए, सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड मैटर, ठीक है। समझ आ गया भैया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर आखिरकार है क्या? ठीक है, चलो अब देखिए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू 2 वेज। साइंटिस्ट ने कहा देखो जी, मैटर को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम मैटर को 2 तरीके से पढ़ेंगे, 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो आपका चैप्टर 1 है वो पूरा बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इतना आपको समझ आ गया, एम क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम इतनी देर से बात करी जा रहे हैं मैटर की, मैटर की, मैटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया आखिरकार मैटर बनता किससे है? What is matter made up of? मैटर बना किस चीज से हुआ है? तो देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल
टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना है? मैटर बना है बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि भैया आंखें तो छोड़ो, हम इनको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। देखिए, ये कोई मैटर है, ये मैटर मिलके बना है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से। ये पार्टिकल इतने छोटू से हैं भैया, आंखें तो छोड़ो, हम इनको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो ठीक है, सराउंडिंग में क्या है? मैटर है। मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। तो मतलब अब हमें इन पार्टिकल्स को भी पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है वो पार्टिकल्स बहुत ही छोटू हैं। अभी हम सबके एग्जांपल्स देखेंगे, पहले एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेसेस हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है और ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। देन वी हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आइए इनके लिए एक एक एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? दे आर वेरी स्मॉल। क्या है? ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब आओ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या करा? मैंने एक बीकर में पानी ले लिया। ठीक है, मैंने एक बीकर में पानी ले लिया। उस पानी में मैंने 2 क्रिस्टल्स डाल दिए। 2 क्रिस्टल्स डाल दिए किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। मेरे पास पानी था और मैंने उसमें 2 क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। मैंने कुछ सेकंड वेट करा और देखा कि ये जो पूरा पानी है भैया वो पर्पल कलर का हो गया। क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया। अब मैंने इस पानी में से, इस पर्पल पानी में से 10 ml पानी निकाल लिया और उसमें 90 ml नॉर्मल पानी, मतलब जो अपना नॉर्मल पानी होता है कलरलेस वाला, वो मैंने डाल दिया। 10 ml मैंने पर्पल वाला निकाला और 90 ml मैंने उसमें और पानी डाल दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे फिर से कुछ ऐसा सा मिल जाएगा। फिर मैंने इसमें से 10 ml पानी निकाल के उसमें 90 ml पानी फिर से डाल दिया। फिर मुझे जो मिलेगा वो भी पर्पल से कलर का होगा। फिर मैंने उसमें से 10 ml लेके करा। तो मतलब मैं ऐसे करती गई, मैंने 6 बार 7 बार ऐसे करा। तो हर केस में मुझे क्या देखने को मिला? हर केस में मुझे देखने को मिला कि मेरे पास कैसा पानी है? पर्पल पानी है। वो अलग बात है कि जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ते रहेंगे वो पर्पल कलर थोड़ा सा हल्का 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 होता रहेगा, वो सेकेंडरी चीज है। बट हर केस में मुझे पर्पल पानी देखने को मिला। मेरे पास बेटा छोटू से 2 क्रिस्टल्स थे और इन 2 छोटे से क्रिस्टल्स ने इतने सारे पानी को पर्पल कर दिया। मतलब हर बार जब इनमें पानी डाला जा रहा था तो ये क्रिस्टल्स और टूटी जा रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहे थे। ठीक है, तो इससे हमें क्या जानने को मिला? कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आइए इसके लिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैंने क्या करा? एक बीकर में पानी लिया जिसका ना लेवल यहां तक है। ठीक है, यहां तक मेरा पानी है। अब मैंने क्या करा भैया? मैंने उसमें डाल दी चीनी। ठीक है, मैंने उसमें डाल दी चीनी। अब जब चीनी पानी में जाएगी तो सबसे पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी। अब चीनी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। अब चीनी ने पानी से कहा, यार तुमने मुझे अपने घर पे इनवाइट तो कर लिया, बैठने की जगह तो दो, मैं कहां जाके बैठूं? तो बेटा जब हमने चीनी को पानी में डाला तो सबसे पहले जो चीनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। अब ये बैठेंगे कहां जाके? कहां जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स? तो पानी ने कहा भैया टेंशन नहीं लेनी, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। ये देखो, ये पानी के पार्टिकल्स हैं और ये चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो पानी के पार्टिकल्स ने कहा आओ भैया हमारे साथ बैठो। तो ये थे पानी के पार्टिकल्स और चीनी के जो पार्टिकल्स हैं, शुगर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ गए और हमारा जो लेवल है पानी का वो नहीं बढ़ा। अगर पानी का लेवल बढ़ जाता, मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है तो भैया पानी जो है, पानी के पार्टिकल्स भी अपनी ईगो में बैठे हैं।
चीनी के पार्टिकल्स भी अपनी ईगो में बैठे हैं, ये इनके बीच में नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्पेसेस ही नहीं है, पर चीनी को जगह तो लेनी है, तो चीनी क्या करेगी, अपना कहीं कोने में जाके बैठ जाएगी। पानी के पार्टिकल्स अपना अलग, चीनी के पार्टिकल्स अपना अलग, और वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तब होता अगर स्पेसेस ना होती, बट हमारा लेवल नहीं बढ़ा। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जब हमने चीनी को पानी में घोला, चीनी के पार्टिकल्स, चीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, वो पार्टिकल्स जो है पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे उसमें जाके मिल गए, घुल गए, और इसलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये भी हमारे को समझ आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। यही लिखा है यहाँ पे, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट्स क्रिस्टल्स सेपरेट इनटू फाइन पार्टिकल्स। उसके जो क्रिस्टल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। दीज पार्टिकल्स ऑफ शुगर गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वेरियस पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ड्यू टू विच देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर लेवल जो है पानी का नहीं बढ़ता। आइए तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने ना ये अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती में से धुआं निकला, धुआं भी क्या है भैया, धुआं भी मैटर है। ठीक है, धुएं में भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो हमने देखा है ना कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। ये क्यों फैलती है, क्योंकि इस धुएं में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और पूरे घर में फैल गए हैं। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट मूविंग, मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो खुशबू सिर्फ यहीं तक रहती, खुशबू सिर्फ यहीं तक होती। बट क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, तो धुआं निकला, धुएं के पार्टिकल्स मूव करे, पूरे घर में फैल गए और हमें जो है खुशबू आने लगती है। When we light or burn an incense stick, यानी कि अगरबत्ती, in one corner of the room, its fragrance spreads in the whole room quickly. क्यों? क्योंकि particles of matter are continuously moving. नेक्स्ट देखते हैं, यही लिखा है यहाँ पे, ये मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स और पैराग्राफ्स लिखकर लेकर आई हूं ताकि आपको समझ आए कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूसेस गैसेस। उन गैसेस का भी क्या है, वो भी मैटर ही है हमारी, उनमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दे मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, और वो जो है हमारे को पूरे कमरे में फैल के खुशबू देते हैं। इससे पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैं आप लोगों के लिए भैया तीन चीजें लेकर आई हूं। ये क्या है, ये है चौक, ये है मेरे पास आइस, और ये है भैया आयरन की कील या फिर आयरन का नेल। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने हथौड़ा लिया और बड़ी तेज इस पे मारा। तेज मारने की जरूरत ही नहीं थी, हल्का सा भी मारती ना तो ये चौक क्या होता, ढिश हो जाता, ऐसे फैल जाता, टूट जाता। ठीक है, अब जब मैंने आइस पे हथौड़ा मारा तो मुझे थोड़ी सी फोर्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। सोचो, इमेजिन करो। और अगर मैंने आयरन की कील, आयरन के नेल पे हथौड़ा मारा, भैया ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे हो जाएगा, बट ये टूटेगा नहीं भैया, आयरन नेल टूटेगा नहीं। तो देख रहे हो, इससे हमें ये पता लगा ये तीनों चीजें मैटर है, ये तीनों चीजें पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। माना कि अट्रैक्शन का लेवल अलग अलग है, ये झटपट टूट गया, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, ये तो कुछ मतलब टूट ही नहीं रहा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, टूट ही नहीं रहा। माना अट्रैक्शन का लेवल अलग अलग है, बट ये तो क्लियर हो गया ना कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी हमारी क्या, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो यहां पे यही लिखा हुआ है, इफ वी टेक अ पीस ऑफ चॉक, अ क्यूब ऑफ आइस एंड एन आयरन एलो, उसको भैया तोड़ रहे हैं, हथौड़े से मार रहे हैं, तो क्या होगा, वी विल फाइंड दैट इट इज वेरी इजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक अ क्यूब ऑफ आइस, वेयर एज द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक एट ऑल। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए अट्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल देखो। अब भैया हवा है कमरे में, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कर रही हूं, मैं अपना हाथ ऐसे हवा के बीच में से निकाल सकती हूं। नहाते हुए हम सब ने बाल्टियों में क्या बनाया, ऐसे ऐसे पानी को घुमा के वो टॉर्नेडो और साइक्लोन भी बनाया। बट अगर मैं अपना हाथ तेजी से बोर्ड पे मारूं तो क्या होगा भैया, मैजिक नहीं चल रहा कि मेरा हाथ आर पार हो जाएगा। अगर मैं अपना हाथ तेजी से ऐसे बोर्ड पे मारूंगी तो मेरा हाथ में लग जाएगी, बट मेरा हाथ जो है वो आर पार नहीं होगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी होती है, वो वीक होती है।
पानी के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी स्ट्रांग होती है बट फिर भी कंपैरेटिवली वीकर है, और सॉलिड्स में जो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो एकदम तगड़ी है, जिसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। बट मैं सिंपली ये बताना चाह रही हूं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। एक पार्टिकल उस कोने में, एक पार्टिकल उस कोने में, तो मैं आराम से ऐसे बीच में क्या कर सकती हूं, हाथ चला सकती हूं। बट सॉलिड में अगर मैंने ईंट पे अपना हाथ मारा तो भैया दर्द हो जाएगी मेरे को, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का एक और एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए यहां भी ये लिखा है, वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर वेरी वेरी इजिली बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल माने ना के बराबर। वी कैन ऑल्सो मूव आवर हैंड थ्रू वाटर इन अ बकेट easily because the force of attraction between the particles of water is also small, but we cannot move our hand through a plank of wood। अगर मेरे पास लकड़ी का फट्टा है भैया मैं ही नीचे गिर जाऊंगी, बट मैं अपना हाथ उससे आर पार नहीं कर सकती। मतलब वो कर सकते ना, वो जो ऐसे ऐसे हैया हैया वाले होते हैं, कराटे शराटे टाइप जो करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उनकी टेक्निक ही अलग होती है, बट हमें तो लग जाएगी भैया, ठीक है। क्लियर हो गया। पार्टिकल्स जो हमने मैटर पार्टिकल से बना है और हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, उनके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं और हमें समझ आ गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डिफ्यूजन। अब देखिए अभी अभी हमने जस्ट देखा कि जब मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला, क्या मैंने जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला तो पानी जो है खुद से पर्पल कलर का हो गया, ठीक है। जब मैंने अगरबत्ती जलाई तो उसकी खुशबू खुद से पूरे घर में फैल गई है। तो जब भी ये वर्ड आ जाए ना खुद से, तो जरा डिफ्यूजन की तरफ अपना ध्यान घुमा लेना। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मेरे पास क्या है, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, उनके जब पार्टिकल्स एक दूसरे से खुद से मिक्स हो जाते हैं, ये एक टाइप का मैटर है, दूसरे टाइप का मैटर है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है, ये भी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं खुद से, तो उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। देखिए इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन माने खुद से, ठीक है। ऑन देयर ओन माने खुद से, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताना, हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। दूसरा हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब उनमें मोशन है। चौथा हमने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से ये बताइए कि इन चारों प्रॉपर्टीज में से, ये पार्टिकल्स की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सबसे फिट बैठती है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, पार्टिकल्स की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी एकदम सटीक एकदम फिट बैठती है, बताओ जल्दी भैया। ठीक है मैं ही बता देती हूँ, मुझे पता आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, बट मैं तो ऑब्वियसली बताऊंगी। तो देखिए इन चारों प्रॉपर्टीज में से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन के लिए जो प्रॉपर्टी सबसे फिट बैठती है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कैसे मैम, आइए मैं बताती हूँ। लेट अस सपोज भैया आपको ना विंडो के बाहर खड़े होकर एक फॉर्म सबमिट कराना है। अब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बच्चों की, तो वो सारे बच्चे क्या हैं, वो सारे बच्चे हैं स्मॉल पार्टिकल्स। अब आपके दोस्त ने भैया आपके लिए जगह बचा दी कि यार मेरा दोस्त आएगा, मैं उसके लिए जगह बचा के रखूंगा, उसको लाइन के बीच में घुसा लूंगा। स्मॉल पार्टिकल्स भी हो गए, स्पेसेस भी हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप आए, आप ना लाइन में खड़े होने की बजाय कहीं और ही जाके बैठ गए, तो आपके दोस्त आपको कंधे पे उठा के थोड़ा ना लाइन में लेकर आएंगे। जब तक आप खुद मूव करके, क्या कहा मैंने, जब तक आप खुद मूव करके लाइन में नहीं लगते तब तक आपका फॉर्म कैसे सबमिट होगा,
समझ रहे हो? देखो अब इसको केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स और मेरे पास पानी है। मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे पास हैं, पानी के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे पास हैं, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी हैं। बट जब तक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स खुद से मूव होके पानी के पार्टिकल्स के बीच में नहीं जाएंगे, उनसे मिक्स नहीं होंगे, तब तक भैया कलर कैसे पर्पल होगा? तो समझ रहे हो, इन चारों प्रॉपर्टीज में से डिफ्यूजन को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए बच्चा, यहां यही लिखा है, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अब गैसेस के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, सॉलिड्स के भी मूव कर रहे हैं। सो डिफ्यूजन अकर्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। क्लियर है? समझ आ गया? बहुत बढ़िया बात है। चलो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आइए बताते हैं। देखो, आपने कभी देखा है कि मम्मी जब कभी खाना बनाती है, ठीक है, तो तवा है, तवे को अभी अभी मम्मी ने ऐसे गैस पे चढ़ाया है, ये तो चम्मच ज्यादा लग रहा है वैसे रुको, तवा सा कुछ बना देते हैं ना, ऐसा सा कुछ तवा है, मम्मी ने इसको गैस पे चढ़ाया है और इसमें थोड़ा सा बीच में घी डाल दिया। जब तक तवा ठंडा होता है तब तक घी भी अपना ऐसे ही पड़ा रहता है ना, कोई उसका कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बट जैसे ही तवा गर्म होने लगता है, वैसे ही ये जो घी भी है वो भी इसे तर 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 करने लगता है, उछलने लगता है, उसका मोशन बढ़ जाता है ना। एक और एग्जांपल देखो भाई, आप किसी जगह पे गए हो, बहुत गर्मी का मौसम है, आप कहीं जगह पे गए हो, बाहर आपको चप्पल उतार के अंदर नंगे पैर जाना है, तो क्या होता है, बहुत गर्मी का मौसम है, फर्श तप रहा है, तो आप ऐसे हाय हाय जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मेरे पैर चल रहे हैं, है ना। तो मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोशन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मोशन बढ़ रहा है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स देके समझा दिया। अब भैया मोशन क्या है? मोशन ही तो डिफ्यूजन है। पार्टिकल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स की मोशन की वजह से ही तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल्स का मोशन बढ़ रहा है, तो मैं क्या ये कह सकती हूं कि टेम्परेचर बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ेगा? फिर से रिपीट कर रही हूं, टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता है, और मोशन ही क्या है? डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से ही डिफ्यूजन होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इसको एक और एग्जांपल से समझो भाई, कभी ट्यूशन से घर जा रहे हैं, यार 8 बज गए, बहुत थक गए आज तो। अगर घर पे बन रहा है, यार सोचो, है ना, दाल मखनी, शाही पनीर बन रहा है, नान बन रहा है ना, एकदम उसकी खुशबू ना बाहर तक ही आ जाती है। ओह, मन कर गया मैं तो खाने का। उसकी खुशबू बाहर तक ही आ जाती है और खुश हो जाते हो, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि यार आज तो घर पे अच्छा खाना बना है। बट किसी दिन भाई मम्मी घर पे है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ रहा है? अपना ब्रेड जैम बना रहे हो, ठंडा ठंडा, यार ब्रेड जैम ही खा लेते हैं। अब क्या होता है, आपने ठंडी ब्रेड ली, उस पर ठंडा जैम लगाया, जब आप ब्रेड जैम को अपने मुंह के पास लेकर आते हो ना, तब खुशबू आती है कि अच्छा स्ट्रॉबेरी वाला जैम है या जो भी व्हाटएवर। तो गरम खाने की खुशबू बाहर तक आ गई। गरम खाने की खुशबू बाहर तक क्यों आई? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था, डिफ्यूजन जल्दी जल्दी हुई, आपको खुशबू बाहर तक आ गई। बट ठंडे खाने के केस में टेम्परेचर क्या था? कम था, डिफ्यूजन क्या हुई? कम हुई। तो जब तक आप बहुत पास नहीं लेकर आ गए उसको, तब तक आपको खुशबू नहीं आई। ठीक है, तो देखो यहां यही लिखा है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जब किचन में खाना बन रहा है वो गर्म है, गर्म है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा है, मतलब डिफ्यूजन ज्यादा है, मतलब आपको दूर तक खुशबू आ जाएगी। बट ठंडे खाने में टेम्परेचर कम है, पार्टिकल्स का मोशन कम है, डिफ्यूजन कम है, आपको खुशबू बहुत पास आने पे आएगी। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, इट्स स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली। ये वही अगरबत्ती का भी एग्जांपल हो गया। अगर आपने यहाँ पे परफ्यूम छिड़का है तो कुछ ही सेकंड में पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। ये भी आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। चलो अब भैया डिफ्यूजन क्लियर हो गया है, तो हम अपने एक बहुत ही प्यारे से और इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैं इससे पहले लिखूं, जल्दी से यार झटपट मुझे कमेंट्स में बता दो कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। चलो 5 सेकंड दिए तुम्हें, 1 2 3 4 5। और बेटा जिसने 5 लिखा है कमेंट में, करेक्ट लिखा है। हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन सी है? देखो,
पहली है सॉलिड्स, देन वी हैव लिक्विड, देन गैसेस, देन हमारे पास आता है प्लाज्मा, ठीक है, और फिर आता है भैया टंग ट्विस्टर जैसा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अरे बाबा रे, ये क्या हो गया मैम, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा जी लिख देंगे बीईसी, हमारी आसानी के लिए, और क्या। तो हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिसमें से डिटेल में आपको पढ़ना है प्यारे प्यारे बच्चों सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस के बारे में। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बस गो थ्रू करना है यार। अब हमारे साइंटिस्ट जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब इन्वेंशंस करते हैं, नई नई चीज डिस्कवर करते हैं, तो ये थोड़ा ना कि हम उन्हें पढ़े ही ना, हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनका बस हम एक ओवरव्यू करेंगे। तो चलो भैया चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं किससे, सॉलिड से। ठीक है, चलो भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं सबसे पहले शेप। अब देखो सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड है भाई, इतना तो पता ही होगा, ये सॉलिड है। अब अगर मैं इस पेन को हवा में उड़ाऊं तब भी इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, मैं इसको भैया नीचे जमीन पे रख दूं तब भी इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी इसकी शेप ऐसे ही रहेगी। मतलब सॉलिड्स की शेप कैसी होती है, सॉलिड्स की शेप होती है फिक्स्ड। और अगर बबुआ आपको थोड़ा सा हाई फाई वर्ड लिखना है तो लिख दो डेफिनेट। क्या लिख दो, डेफिनेट। सॉलिड्स की शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है, या फिर दे हैव अ डेफिनेट शेप। ठीक है, हाई फाई शब्द लिख दिया हमने। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। फिर से वही सेम बात आती है, उनकी शेप फिक्स्ड है, मैं इसको हवा में उड़ाऊं, मैं इसको जमीन पे रखूं, मैं इसको कहीं पे भी रख दूं, इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, या फिर हाई फाई शब्द लिखेंगे डेफिनेट होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है, हाई होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है। और अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपैरिजन करें तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है, दे हैव मैक्सिमम डेंसिटी। अब बात करते हैं टाइप की। भैया सॉलिड पता क्या होते हैं, सॉलिड होता है रिजिड, एकदम सख्त, एकदम हार्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं भैया रिजिड। क्या होते हैं, रिजिड। ये बड़े सारे पर्यायवाची यूज कर दी हैं, इसका मतलब क्या है, रिजिड। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कंप्रेस करना। मैम ये क्या मतलब हुआ, हिंदी में बताओ ना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है बेटा किसी भी चीज को दबाने की कोशिश करना। मैं इस पेन पे चाहे कितना भी प्रेशर लगा लूं, कितनी भी फोर्स लगा लूं, ये टूट जाएगा भैया, पर अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। सॉलिड ना बड़े ईगो वाले होते हैं, हम टूट जाएंगे पर ये नहीं कि एडजस्ट कर ले थोड़ा, ना भैया ना, तुम जितना मर्जी प्रेशर लगाओ, जितना मर्जी फोर्स लगाओ, मैं टूट जाऊंगा बट मैं अपनी शेप नहीं चेंज करूंगा। तो कंप्रेसिबिलिटी के मामले में सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल बेटा हिंदी में बोले तो ना के बराबर। कितनी, ना के बराबर। तो मैम एक बात बताओ, क्यों सॉलिड्स की शेप फिक्स्ड है, क्यों उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, क्यों उनकी डेंसिटी हाई है, क्यों वो रिजिड है, क्यों उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, आखिरकार मैम वजह क्या है। तो बेटा अब 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिससे हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हमने पीछे देखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो अब देखो सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम हद लेवल की हाई होती है, एकदम परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन लेवल वाली होती है। तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, मैक्सिमम होती है अगर तीनों में से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, अब भैया अगर 2 चीजों के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है तो वो पास पास ही तो रहेंगे ना। तो इसीलिए पार्टिकल्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं। इसको समझो, इसको समझो। देखो आपका भैया बेस्ट फ्रेंड है, दोस्ती बिल्कुल गहरी है, अट्रैक्शन एकदम हाई लेवल की है, बिल्कुल मैक्सिमम अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्लास में भी साथ बैठोगे, कोई प्रोजेक्ट का काम आएगा, मैम मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही करूंगा, रिसेस में भी साथ जाओगे, बस में भी साथ बैठोगे, ट्यूशन भी साथ जाओगे, गप्पे हाँकोगे, मोमोज खाने भी साथ जाओगे। तो मतलब
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, रिश्ता एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम तगड़ा है, तो स्पेसेस क्या होगी, मिनिमम, हर टाइम साथ रहते हो। मैम राम कहां है, जहां पे बेटा शाम होगा वहीं पे राम होगा, ठीक है। तो सॉलिड्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। रिपीटिंग अगेन, सॉलिड्स के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसलिए उनके बीच जो स्पेसेस होती हैं वो मिनिमम होती है, एकदम ना के बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम खचाखच भरे होते हैं, ठीक है। पर इससे पहले क्या आपको कि मैम अभी तो आपने कहा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, और अभी आपने कह दिया कि सॉलिड्स में तो भैया टाइटली पैक्ड होते हैं, तो वो मूव कैसे करेंगे बेटा, मूव वो वहां भी करेंगे, प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ेंगे अपनी, पर वहां पे वो कैसे मूव करेंगे, वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। मतलब ऐसे आराम से खुल्लम खुल्ला मटर गश्ती नहीं कर सकते, बट अपनी जगह पे ऐसे 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 क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेंगे बेटा, जो 4 प्रॉपर्टीज पड़ी हैं वो तो हर जगह लागू होगी, ठीक है। तो सॉलिड्स के केस में हमारी स्पेसेस क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और इसी वजह से, इसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इनकी शेप हमारी फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, डेंसिटी इतनी हाई होती है, ये रिजिड होते हैं, एकदम सख्त होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और इनको कंप्रेस, इनको दबाया नहीं जा सकता। भैया खुद सोचो यार, ऑलरेडी इतने खचाखच भरे हुए हैं, और क्या दबाओगे, इनके पास जगह ही नहीं है दबने की, ठीक है। क्लियर हो गया, सॉलिड समझ आ गया, तो कमेंट्स में जरा आग लगा देना, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे पास सॉलिड्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? तो भाई आपने देखा होगा कि जैसे गर्ल्स पोनी बनाती हैं तो ऐसे करके पोनी बनाती हैं, कभी एक पोनी पे एक बार घुमाती है रबर बैंड को, 2 बार घुमाती है, 3 बार घुमाती है, मतलब आप रबर बैंड को कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। तो भाई अभी तो हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, अपनी शेप नहीं चेंज कर सकते, बट आप तो रबर बैंड को ऐसे खींच रहे हो। हमने अपने दोस्तों को भी ऐसे रबर बैंड खींच खींच के बहुत मारा है ना, बड़ी तेज लगती है। तो रबर बैंड को तो हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, तो वो सॉलिड कैसे हुआ? तो एक बात बताओ, जब मैं रबर बैंड को खींच रही हूं तो मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूं, वो तभी खींच रहा है। जैसे ही मैंने वो फोर्स हटाई, वो प्यारा सा बच्चा अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड? यस, इट इज अ सॉलिड। क्यों? क्योंकि इट रीगेन्स इट्स शेप, इट रीगेन्स इट्स शेप, वो अपनी शेप वापस ले लेता है। जब हमने जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसे जैसे ही रिमूव करते हैं, वो प्यारा सा बच्चा अपनी जगह पे वापस आ जाता है। नेक्स्ट है, शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड्स? आप कहोगे मैम अभी तो हम चीनी लेकर आए थे, नमक लेकर आए थे, पैकेट में था, अब हमने उसको जार में डाल दिया, फिर कटोरी में डाल दिया, फिर चम्मच में ले लिया, वो तो अपनी शेप ही चेंज करी जा रहा है। तो बेटा देखो, क्या आपने कभी चीनी के दाने को देखा? एक दाने को, वो कुछ ऐसा सा दिखता है ना। नमक के दाने को देखा है, वो ऐसे 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 से होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चीनी को पैकेट से निकाल के जार में डाल रहे हो या फिर कटोरी में डाल रहे हो, तो ध्यान से देखना, चीनी या नमक का जो इंडिविजुअल दाना है ना, वो अपनी शेप कभी नहीं चेंज करेगा। इतनी सारी चीनी है यार, वो तो अलग बात है, मैं चीनी के एक दाने की, मैं नमक के एक दाने की बात कर रही हूं, वो अपनी शेप कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, आर दे सॉलिड्स? यस, दे आर सॉलिड्स, बिकॉज शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल रिमेन सेम। एक एक दाने की अगर हम बात करें तो उसकी शेप सेम रहती है। देन वी हैव वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड? आपने देखा होगा भैया, स्पॉन्ज होता है, उसको ऐसे करते हैं तो उसमें से वो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वैसे कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। वो कैसे सॉलिड हुआ? तो देखो, स्पॉन्ज जो होता है बच्चा, स्पॉन्ज में ना बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं या फिर पोर्स होते हैं, जिसमें हवा जाके बैठ जाती है। जब हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इन होल्स में से, इन पोर्स में से हवा बाहर निकल आती है और ये कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। ऐसे हवा बाहर आती है और ये कंप्रेस हो जाता है। बट जैसे ही हमने फोर्स को रिमूव करा तो क्या हुआ, फिर से इन होल्स में हवा भर गई और इसने अपनी शेप वापस ले ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऑन सॉलिड्स क्लियर हो गए, मजा आ गया, समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
अब चलते हैं लिक्विड्स पे। जैसे हमने सॉलिड्स के लिए सारे कॉलम्स देखे, वैसे ही लिक्विड के लिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शेप की। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 100 ml पानी लिया, उसको मैं ग्लास में डालूंगी, वो ग्लास की शेप ले लेगा, बोतल में डालूंगी, बोतल की शेप ले लेगा, मटके में डालूंगी, मटके की शेप ले लेगा, पतीले में डालूंगी, पतीले की शेप ले लेगा। तो पानी की शेप फिक्स्ड नहीं होती है। शेप कैसी है? नॉट फिक्स्ड। वो जिस वेसल में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। भैया मार्केट में कहते हैं ना, मार्केट गए भैया 1 लीटर की बोतल दे दो, है ना, 750 ml की बोतल दे दो। तो लिक्विड्स ने कहा भैया मैंने अपनी शेप खराब कर ली, बस इतना ही। अब हमारे को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। हमने अपनी शेप खराब कर ली, ठीक है, तुम्हें खुश कर दिया, बट वॉल्यूम तो मैं अपना फिक्स ही रखूंगा। तो अगर मेरे पास 100 ml पानी है तो ग्लास में डाला उसकी शेप ले लेगा, पतीले में डाला उसकी शेप ले लेगा, मटके में डाला उसकी शेप ले लेगा, बट तीनों केस में पानी 100 ml ही रहेगा। तो इसकी शेप तो नॉट फिक्स्ड, बट वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। लिक्विड्स जो होते हैं बच्चा, वो सॉलिड और गैसेस के बेटा बीच में फंसे हुए। जैसे दो दोस्त की लड़ाई होगी तो तीसरा फंस जाता है ना कि इसकी साइड लूं या उसकी साइड लूं। तो लिक्विड्स जो है वो सॉलिड्स और गैसेस के बीच में फंसे हुए हैं। तो इनकी डेंसिटी कैसी होती है? मॉडरेट या मीडियम कह लो, है ना, मॉडरेट या मीडियम कह लो, लिक्विड्स और गैसेस के बीच की होती है। अब बात करते हैं टाइप की। भैया गाना सुना है, बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे। पानी क्या होता है? बह सकता है, और इस बहने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि लिक्विड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं, वो बह सकते हैं। अगर मैं किसी चोटी के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक पत्थर रख दूं, वो 2 साल तक भी वहीं पड़ा रहेगा, बट अगर मैं वहां पे पानी गिराऊं तो वो पानी बह के नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या है? दे आर फ्लूइड्स, ठीक है। अब बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। लिक्विड्स की भी बच्चा कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? ना के ही बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो, आपके वो जो 10th क्लास के आपका जो बेस्ट फ्रेंड था, हर टाइम साथ बैठे हुए थे, ट्यूशन में, क्लास में, बस में, हर जगह साथ बैठे हुए थे, ठीक है। स्पेसेस बिल्कुल कम थी, बिल्कुल साथ साथ बैठे रहते थे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। अब यार क्या हुआ, 11th में ना एक ने ले ली कॉमर्स, एक ने क्या ले ली? साइंस। तो दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। क्या हो गया है? दूरियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। पहले मतलब बिल्कुल सॉलिड्स में ऐसे 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 बिल्कुल साथ थे हर टाइम, बट अब एक ने कॉमर्स ले ली, एक ने साइंस ले ली, दूरियां जो है थोड़ी सी बढ़ गई हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा यार, रिसेस में मिल लिए, छुट्टी टाइम मिल लिए, ट्यूशन भी अलग अलग हो गई, तो थोड़ा मिलना भी कम हो गया, थोड़ी सी अट्रैक्शन, थोड़ी सी दोस्ती भी कम हो गई। सिमिलरली बेटा, जो वाटर में पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। मतलब सॉलिड्स तो भैया बिल्कुल ऐसे खचाखच, सांस लेने की भी जगह नहीं है यहाँ पे, बट जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं, मतलब ये थोड़े दूर दूर होते हैं। अब अगर इनके बीच में स्पेसेस कैसी हो गई? मॉडरेट हो गई, मतलब बीच की, इनके बीच में स्पेसेस कैसी हो गई? मॉडरेट हो गई। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनके बीच में थोड़ी स्पेसेस हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भैया थोड़े से दूर दूर हो गए हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, सॉलिड से कम हो जाएगी। तो यहां पे भी हम मॉडरेट लिखेंगे, क्योंकि हम तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस तीनों पढ़ रहे हैं। लिक्विड्स जो है, अरे बाप रे लिक्विड्स जो है हमारा सॉलिड्स और गैसेस के बीच में पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे मॉडरेट मॉडरेट लिख रहे हैं। लिक्विड्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इसलिए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, समझ आया? तो बहुत बढ़िया बात है। अब गैसेस पे आ जाओ। जैसे ही गैसेस को एंड करूंगी ना, वैसे ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब शेप की बात करते हैं। भैया मेरे पास एक गुब्बारा था, मैंने गुब्बारा फोड़ दिया, गुब्बारे की हवा पूरे कमरे में फैल गई, मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया, पूरे घर में फैल गई। कोई शेप नहीं है बेटा, कोई कुछ नहीं है। तो गैसेस में शेप क्या होती है? नॉट फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम भी कैसा होता है? नॉट फिक्स्ड होता है। सिंपल सी बात है, पहले गुब्बारे में जो हवा थी वो पूरे कमरे में फैल गई, कमरे का दरवाजा खोला, पूरे घर में फैल गई। तो ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है। सबसे शरारती बच्चा हमारा क्या? गैसेस। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? इनकी मिनिमम होती है। अब आपको समझ आया, मैंने मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम ये वर्ड्स क्यों यूज करे? क्योंकि हम तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करें, तीनों को कंपेयर कर करके पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप की। भैया आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, क्यों बहती है पवन, है ना वो पुराना गाना शायद ही सुनो। तो हवा भी क्या कर सकती है? बह
सकती है, तो हवा भी क्या होती है, फ्लूइड होती है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, भैया गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होती हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। माने आप जो है गैसेस को, आप इतनी इतनी सारी गैसेस को ऐसे कंप्रेस कर करके दबा दबा के ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर्स में पैक कर सकते हो। नाम सुना है क्या आपने एलपीजी का, क्या आपने नाम सुना है सीएनजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है, नाम में ही कंप्रेस्ड है। इतने लार्ज वॉल्यूम की गैसेस को ऐसे दबा दबा के कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर्स में पैक कर देते हैं। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हद लेवल की हाई होती है। अब आ जाओ स्पेसिस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। गैसेस, भैया गैसेस का एक पार्टिकल इस कोने में, दूसरा पार्टिकल उस कोने में, तीसरा इस कोने में, चौथा इस कोने में, उनके बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस मैक्सिमम होती हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होती है उनके बीच में। ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भैया यार है किस कोने में किस कोने में, तो काहे की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम होता है। अब हमने बेस्ट फ्रेंड से शुरू करा था, स्पेसेस बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल चिपके रहते थे साथ साथ, और दोस्ती बिल्कुल गहरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। फिर हमने क्या पढ़ा कि भैया वो एक 11th में एक ने कॉमर्स ले ली, एक ने साइंस ले ली, तो स्पेसेस थोड़ी सी बढ़ गई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई। अब इस केस में क्या हुआ है, एक दोस्त दूसरी सिटी में, दूसरी स्टेट में चला गया भैया पढ़ने, और एक वहीं पे रह गया है। तो अब क्या हो रहा है यार, हैप्पी बर्थडे, साल में एक दो बार बात कर रहे हो, स्पेसेस इतनी बढ़ गई तो दोस्ती थोड़ी सी और कम हो गई। ठीक है। तो देखिए स्पेसेस क्या है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम है, और इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिनिमम। यार एक इस कोने में किस कोने में, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है। तो इससे हम ये कल्मिनेट कर सकते हैं कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा सा होता है, बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। ठीक है। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस के केस में ला 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 ला, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, अब समझ आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम मॉडरेट, वो मैं क्यों वर्ड्स यूज कर रही थी। तो अब आपको आई होप कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के जो तीनों ये जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन तीनों में जो भी हमने सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं वो समझ आ गई होंगी। ठीक है। तो अब गैसेस का एक छोटा सा देख लो एग्जांपल। मैंने क्या बोला कि गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को कंप्रेस करके दबा दबा के सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। तो भैया अब देखो इस सिलेंडर में गैस है, गैस के मेरे पास पार्टिकल्स हैं। अब ये बेचारे पार्टिकल्स के पास आंखें तो है नहीं, है ना, कि हम देख ले कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। चश्मा तो क्या ही, चश्मा तो दूर की बात है। तो अब जैसे देख खेलते हैं ना, लुक्कन मिट्टी खेलते हैं, पट्टी बांध देते हैं, वो बेचारे को पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं। वैसे इन पार्टिकल्स को भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। मूव तो कॉन्टिन्यूसली करेंगे ही, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है, ये यहां जा रहा है, यहां जा रहा है। तो दे आर मूविंग, और उस मोशन के दौरान ये एक दूसरे से भी टकराते हैं और इस सिलेंडर की वॉल से भी टकराते हैं। तो जब ये सिलेंडर की वॉल से टकराते हैं तो ये उन वॉल्स पे एग्जर्ट करते हैं, क्या, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो देखो, ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस दे हिट ईच अदर एज वेल एज द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, thereby exerting pressure on the walls of the container। छोटा सी लाइन थी, छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम प्लाज्मा पे, अपनी चौथी स्टेट ऑफ मैटर पे आ गए हैं, जो कि है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा एक मिक्सचर है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का एंड आयंस का। किसका मिक्सचर है, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस का। इनको आप डिटेल में जो है चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सिंपल सी बात है। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इनसाइड द स्टार्स। प्लाज्मा नेचुरली कहां मिलता है, स्टार्स में मिलता है। जैसे ये हमारा सन है ना, ये क्या है, एक स्टार है, तो नेचुरली प्लाज्मा स्टार्स में पाया जाता है। Inside the stars, the temperature is so high that the atom breaks down। ठीक है।
स्टार्स के अंदर भैया क्या होता है, कितना मिलियन मिलियन डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उनके अंदर जो एटम्स हैं वो टूट जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस भी बन जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। This mixture of free electrons and ions in a star is called plasma. The stars glow because of the presence of plasma in them. तो ये जो हमारा सन ग्लो कर रहा है ना, ये किसकी बदौलत कर रहा है, ये प्लाज्मा दीदी की बदौलत ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो अर्थ पे कैसे बना सकते हैं प्लाज्मा, नेचुरली भैया स्पेस में मिल रहा है, स्टार्स में मिल रहा है, अर्थ पे कैसे बनाए, अर्थ पे देखो कैसे बनाते हैं। प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो टेम्परेचर टेकन इन अ ग्लास ट्यूब। आप गैसेस लो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर पे गैसेस लो, उनमें से बिजली पास कराओ तो आपका प्लाज्मा बन जाएगा। ज्यादा इसमें डिटेल में हमें जाना नहीं है। अब आ जाते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे। भैया ये तो नाम सुना सुना लग रहा है, ये बोस कहां से आया, तो बेटा बोस भी क्या थे, हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने कहा यार कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, उन्होंने कहा कुछ तो है भैया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जैसा। वो कैलकुलेशंस आइंस्टाइन ने उठाई। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दोस कैलकुलेशंस एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। तो एक प्रिडिक्शन आया कि हाँ भैया पांचवी स्टेट भी कोई है, बट फाइनली उस स्टेट को अचीव किसने करा, उस स्टेट को अचीव करा तीन साइंटिस्ट ने, कॉर्नेल, कैटरेल एंड वियमन। कैसे करा, बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। एक बहुत ही कम डेंसिटी की गैस को कूल करा, सुपर लो टेम्परेचर पे ले गए और उससे हमारा BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है अचीव हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी, ये थी आप लोगों की क्या 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो समझ आया कि नहीं आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत प्यारा सा है, बहुत आसान है यार। क्या है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जनरली जो टेम्परेचर की यूनिट्स हम जानते हैं भैया वो क्या है, वो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न करने वाली हूं और जरा मुझे कमेंट्स में बता देना, विच इज द SI यूनिट, विच इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बताओ भैया जल्दी से, 3, 2, 1 सोच लिया? जी हाँ बच्चों, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की SI यूनिट है बेटा जी केल्विन। क्या है, केल्विन है। बट हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भैया ये तो नहीं आते ना, वो जो वो न्यूज में आते हैं रिपोर्टर्स, आज का टेम्परेचर 298 केल्विन है, ऐसे नहीं बोलते। हम जनरली क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो भैया डिग्री सेल्सियस और SI यूनिट जो कि केल्विन है उसके बीच एक रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आइए मैं बताती हूं। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब इससे पहले कि बच्चे बोले कि मैम 273.15 केल्विन होता है, हाँ भैया पता है, बट कैलकुलेशंस के लिए, आसानी के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्योंकि भैया डेसिमल देख के तो हम वैसे ही सारे डर जाते हैं, हाय राम डेसिमल आ गया, कहीं हमारा आंसर तो नहीं गलत। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टेम्परेचर इन केल्विन is equal to temperature in डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब कि अगर मुझे 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो कि 25 है, उसमें 273 में ऐड कर दूंगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें ऐड कर दो 273, और अगर मुझे कुछ केल्विन में गिवन है उससे 273 माइनस कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सिमिलर मतलब अगर मैं उल्टा लिखूं, मेरे पास 298 केल्विन है, मैं कह रही हूं डिग्री सेल्सियस में जाओ तो इसमें से 273 माइनस कर दो, क्या आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा था भैया, बहुत प्यारा सा था। चलो अब आगे चलते हैं।
अब है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हमने डिटेल में कौन सी जाननी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को जानना है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम मैटर की स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर उल्टा आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे होता है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, वही सेम प्रेशर को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। आइए अब इसको समझते हैं। तो बच्चा देखो, अगर मेरे पास सॉलिड स्टेट है, मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, या फिर लिक्विड से गैस में जाना है, या फिर सॉलिड से सीधा गैस में भी जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे करनी पड़ती है हीटिंग। यानी कि मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, हीटिंग करनी पड़ती है, अगर मुझे जाना है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से गैस में। सिंपल सी बात है, अगर फ्रीजर में भैया बर्फ रखी है, कितने टेम्परेचर पे होगी, -10 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है, -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी ऐसे टेम्परेचर पे है। मैंने उस बर्फ को फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया, बाहर लेटर सपोज रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, मतलब हीटिंग हो गई है। तो क्या होगा, ये आइस मेल्ट हो जाएगी एंड ब्लू है पानी, पानी पानी बन जाएगी। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ, हीटिंग करने पे क्या हुआ, सॉलिड जो है वो मेरा कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं पानी को उबालूं, पानी को हीट दूं, तो पानी किस में चेंज हो जाता है, पानी चेंज हो जाता है गैस बोल लो, स्टीम बोल लो, या फिर वाटर वेपर बोल लो, है ना। तो और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए बच्चा समझते हैं। सॉलिड को अगर मैं हीट कर रही हूं, क्या बोला मैंने, अगर मैं किसी भी सॉलिड को हीट कर रही हूं और हीट होने पे वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर मैं लिक्विड को हीट कर रही हूं और वो गैस में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं या फिर बॉइलिंग बोलते हैं। और भैया कभी कभी पता है कुछ अलग सा भी केस हो जाता है। जनरली हमने ये देखा है कि मेरे पास कोई सॉलिड है, मेरे पास बर्फ है, पहले उसको हीट करोगे वो लिक्विड बनेगी, फिर लिक्विड को हीट करोगे तो वो गैस बनेगा। बट भैया कभी कभार कुछ हमारे पास ऐसे सॉलिड भी आ जाते हैं जिनको हीट करने पे वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, कभी कभार मेरे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स भी आते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं है। वो कहते हैं अपन के पास भैया बड़ा एक्सपीरियंस है, हम लिक्विड शीक्विड में नहीं जाएंगे, हम सीधा बड़ी छलांग मारेंगे, हम सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आएंगे ही नहीं। और उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। और कुछ ऐसे सॉलिड्स जो सब्लिमेशन करते हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया हमारा कपूर, रणबीर कपूर वाला कपूर नहीं, कैम्फर वाला कपूर, ठीक है, ओके। देन हमारे पास है आयोडीन, देन हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद है हमारे पास नैफ्थलीन, उसके बाद है नैफ्थलीन, देन है हमारा एंथ्रासीन। तो अगर आप ये 5 लर्न कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जो बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स का हमने एग्जांपल भी देखा भैया, जब सर्दियों के कपड़े बाहर, गर्मियों के कपड़े अंदर ट्रंक खोलते हैं ना हम लोग, तो हम क्या करते हैं भैया, कपड़े को बचाने के लिए उसमें कीड़ा ना लग जाए, उसमें नैफ्थलीन की बॉल्स डाल देते हैं। और जब 6 महीने बाद ट्रंक फिर से खुलता है तो एक अजीब सी स्मेल सी आती है, वेपर से होते हैं ना, और कहीं कोई पानी नहीं होता, और वो जो नैफ्थलीन की बॉल्स है वो गायब होती हैं। भैया पानी कहाँ गया, तो जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं वो सब्लिमेशन करती हैं, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सब्लिमेशन क्लियर हो गया ना। तो चलिए हमने इतना पोर्शन इतना समझ लिया, सॉलिड को हीट करा लिक्विड, लिक्विड को हीट करा गैस, और हमने सब्लिमेशन भी समझ लिया। अब भैया जरा उल्टा कर लो, अगर मैं गैस को कूल करती हूं, अगर मैं गैस को कूल करती हूं तो मेरे को लिक्विड स्टेट मिलता है।
अगर मैं लिक्विड को कूल करती हूं तो मुझे सॉलिड स्टेट मिलता है। भैया पानी को अगर मैं फ्रीजर में रख दूं, मैं पानी का टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, देखो क्या करा मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज करा माने हीटिंग। टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूं यानी कि कूलिंग कर दूं तो उल्टा सिस्टम चलता है, ठीक है। अगर मैंने पानी को फ्रीजर में रख दिया 25 डिग्री से, मैंने उसको -10 डिग्री पे कर दिया, उसकी कूलिंग कर दी तो बर्फ बन जाएगी ना, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चला गया ना। तो देखो अगर मैं गैस की कूलिंग कर दूं, अगर मैं गैस को कूल कर दूं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अगर मैं लिक्विड को कूल कर दूं तो वो सॉलिड बन जाता है, पानी को अगर फ्रीजर में रख दूं तो वो आइस बन जाता है ना, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और एक ऐसा प्रोसेस जहां पे गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। जैसे सब्लिमेशन है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, लिक्विड स्टेट में आया ही नहीं, वैसे ही डिपोजिशन क्या है, गैस से सीधा सॉलिड बन गया विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, एंड देन वी हैव कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन एंड डिपोजिशन। तो ये था हमारा स्टेट चेंज। ये क्या था, ये था हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। बट भैया किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम आखिरकार हीटिंग करने पे या फिर कूलिंग करने पे ऐसा हो क्या रहा है कि स्टेट ही चेंज हो गया। आइए मैं समझाती हूं। देखो लेट अस सपोज मेरे पास बर्फ है, आइस ले लो, मतलब बेसिकली मेरे पास सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड का मैंने आपको बताया है कि अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स का, एकदम खचाखच ऐसे से होते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने कर दी हीटिंग, मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर। और आप लोगों को मैंने कुछ ही देर पहले बताया है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स का मोशन जो है वो बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो भी बढ़ जाता है और उस वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। घबराओ नहीं मैम, काइनेटिक एनर्जी क्या है बताती हूं। देखिए, एनर्जी possessed due to the motion of particles is called kinetic energy। समझो भाई, मैं ना बेड पे पड़ी हुई, भाई बहुत आलस आ रहा है, हिलने की हिम्मत नहीं है, चलो सो जाती हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं उठती हूँ, मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ, मैं थोड़ा सा ना वर्कआउट करती हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा मूवमेंट करती हूँ ताकि मेरे में एनर्जी आए। तो मैंने भैया एक्सरसाइज करनी शुरू करी, मैंने मोशन करना शुरू करा तो मेरे अंदर एनर्जी आ गई। मैं कहती हूँ हाँ अब करवाओ जो काम करवाना है, अब मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। मतलब जब मैंने मोशन करा तो मेरे में एनर्जी आई। वैसे ही पार्टिकल्स क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। उनके उस मोशन की वजह से उनके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ गया। पार्टिकल्स का मोशन बढ़ा, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई, उनकी एनर्जी बढ़ गई। अब भैया इन पार्टिकल्स के पास इतना दम है, ये अब सिंघम बन चुके हैं। अब इन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है, ये इतना दम रखते हैं कि ये अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दें, ये अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लें, उसे तोड़ दें और क्या हो जाए, दूर दूर हो जाएं। तो मतलब क्या हुआ, देखो मेरे पास सॉलिड था, ऐसा सा कुछ था, ठीक है, ऐसा सा सॉलिड है। मैंने मोशन बढ़ाया, ठीक है, मोशन बढ़ाया, क्या हुआ, मोशन बढ़ा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इनके बीच की एनर्जी बढ़ गई। अब इनकी एनर्जी इतनी बढ़ चुकी है कि ये इस फोर्स को तोड़ दें और दूर दूर हो जाएं, समझे। तो इन्होंने अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया और पहले ऐसे थे अब ये दूर दूर हो गए हैं। तो ये पार्टिकल अरेंजमेंट था बेटा जी सॉलिड का, और ये पार्टिकल अरेंजमेंट है लिक्विड का। तो देखा आपने कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड मिल गया। अब अगर मैं इन लिक्विड के पार्टिकल्स का टेम्परेचर और बढ़ा दूं, इनका मोशन और बढ़ जाएगा, इनकी एनर्जी और बढ़ जाएगी। अब भैया ये सिंघम से भी ऊपर डबल सिंघम बन चुके हैं, सूर्यवंशी बन चुके हैं, ठीक है। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इन जो पार्टिकल्स हैं इनका मोशन और बढ़ गया और एनर्जी आ गई, जो थोड़ी बहुत भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बची थी उसको भी तोड़ दिया। और अब बबुआ ये कैसे हो गए, ऐसे 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 ऐसे। और ये पार्टिकल अरेंजमेंट किसका है, ये पार्टिकल अरेंजमेंट है गैस का। तो देखा आपने कैसे हीट करने पे सॉलिड से पहले मुझे लिक्विड मिला और लिक्विड से मुझे गैस मिली, ठीक है। अब इसी का उल्टा देखना है, कूलिंग के दौरान क्या होता है। जैसे बच्चा टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पे मोशन बढ़ता है पार्टिकल्स का,
और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। इसी का उल्टा कर दो, जब टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये थी मेरे पास गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने क्या करा, इनका टेम्परेचर कर दिया कम, है ना, मैंने इनका टेम्परेचर कर दिया कम। अब बेचारे इनका जो मोशन है ना वो कम हो गया। लेट अस सपोज मैंने ना 3-4 बच्चों को बोला भैया 1 घंटे तक भागते रहो, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अब 1 घंटे बाद क्या होगा, बेचारों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उस कमरे में ना एक ही सोफा है, वहीं आके बैठ सकते हैं वो। तो पहले तो भैया देर से भाग रहे थे, 1 घंटे से भाग रहे थे। जब उनकी एनर्जी कम हो गई तो वो क्या करेंगे, हाँ यार सोफे पे बैठने चलते हैं, तो वो चारों बच्चे पास आके बैठ गए। सिमिलरली पहले मेरे पास क्या था, मेरे पास गैस के पार्टिकल्स थे। जब मैंने इनका टेम्परेचर कम करा, इनका मोशन कम हो गया, इनकी एनर्जी कम हो गई, तो ये पार्टिकल्स पास आ गए। तो मैं गैस के अरेंजमेंट से किस पे शिफ्ट हो गई, लिक्विड के अरेंजमेंट पे शिफ्ट हो गई। अब मैंने अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर कम कर दिया तो ये पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे और मुझे कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जो कि सॉलिड्स का अरेंजमेंट है। तो जब मैंने टेम्परेचर को कम करा तो पार्टिकल्स पास आ गए। तो जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे भूले भटके घूम रहे थे कि मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही थोड़े पास आए तो हेलो हाई बढ़ गई, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई। और जैसे ही मैंने टेम्परेचर और कम करा और पास आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फुल्ली एक्टिवेट हो गई है, स्पेसेस भी कम हो गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैक्सिमम हो गई है। तो क्या बन गए, सॉलिड बन गए। ऐसे समझ लो कि पहले बच्चे दूर भाग रहे थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद जब थक गए, हाय, तो धीरे धीरे सोफे की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से पास आ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, हाय हेलो। फिर जब और टेम्परेचर कम कर दिया, सोफे पे जाके बैठ गए, तो अच्छा मैं 9th का हूं, ओके मेरा नाम ये है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई और पास आ गए। तो समझ रहे हो कि कूलिंग करने पे क्या होता है। क्लियर हो गया, सब समझ आ गया कि कैसे हीटिंग करने पे सॉलिड से लिक्विड से गैस जा रहा था, और कूलिंग करने पे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये 2 टर्म्स हमारे को पढ़नी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा बहुत ही सिंपल है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बन जाता है उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या फिर चलो आइस लिख दो, बात तो एक ही है वैसे। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होने लगती है और लिक्विड यानी कि वाटर में चेंज हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से बॉइल होना शुरू करता है, गैस में बदलना शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लगता है, गैस में चेंज होने लगता है। तो ये क्या थे, ये थे हमारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लेटेंट हीट। क्या नाम है, जिसका नाम है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको झटपट समझ लेंगे और बढ़िया से समझ आ जाएगा। आइए देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर में क्या ले लिया, मैंने एक बीकर में ले लिया आइस। ठीक है, क्या ले लिया, आइस ले लिया। ठीक है, और मैंने क्या करा, एक थर्मामीटर डाल दिया बीच में भैया टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए। सिंपल है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इस हाइट आइस को दे रही हूं हीट। मैं क्या कर रही हूं, मैं इसको हीट दे रही हूं पूरे सिस्टम को। अब आइस मैंने फ्रीजर से निकाली, तो लेट अस सपोज आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री था। मैंने हीट देना शुरू करा तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, -10 से -5 डिग्री हो गया, फिर -3 डिग्री हो गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम आया कि टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। और 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो यहां पे थर्मामीटर क्या शो करने लगा, 0 डिग्री शो करने लगा। एंड 0 डिग्री पे बच्चा आइस जो है वो मेल्ट होने लगी, किसमें, आइस मेल्ट होने लगी पानी में।
0 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है, थर्मामीटर 0 डिग्री दिखा रहा है, मैं सिस्टम को हीट दिए जा रही हूं और आइस जो है मेल्ट होके पानी बना रही है। बट पता है यहां पे अजीब बात क्या होगी, यहां पे आप सिस्टम को हीट दिए जा रहे हो, आइस मेल्ट हुई जा रही है, बट थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ ही नहीं रही है। सिस्टम को बेटा दे हीट मिली जा रही है, आइस भी मेल्ट हो रही है, बट थर्मामीटर में टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा। यार अगर हीट जा रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था। तो आपका भाई बहन आया, भैया ये क्या जादू कर दिया आपने, ये हीट कहां जाके छुप गई है, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो बेटा मैंने क्या वर्ड यूज करा, छुप गई है। क्यों यूज करा, क्योंकि लेटेंट का क्या मतलब होता है, हिडन मतलब होता है। तो किसी लेमैन के लिए क्या दिख रहा है, किसी को क्या दिख रहा है, जिसको नहीं पता भैया इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि हीट जो है वो सिस्टम में जाके कहीं छुप गई है, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब देखिए होता क्या है, जब बच्चा इस सिस्टम में हीट जा रही है, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, आइस जो है मेल्ट होकर पानी बना रही है, तो ये जो हीट है वो कहां जा रही है आखिरकार, ये हीट आइस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जैसे ही हीट सिस्टम में गई, आइस के पार्टिकल्स ने खींच लिया उस हीट को, उसने कहा नहीं नहीं ये हीट और कहीं नहीं जाएगी, ये हीट हम यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे, हम इस हीट को यूज करेंगे अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब मैंने सिस्टम को हीट दी, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो रही है, उस समय मैं हीट दे रही हूं, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। क्यों, क्योंकि वो हीट आइस के पार्टिकल्स झटपट यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें, उन्हें ओवरकम कर सकें और पानी में चेंज हो सके। तो जो ये हीट सिस्टम में जा रही है, ना वो टेम्परेचर बढ़ा रही है, ना वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, वो हीट सिर्फ और सिर्फ यूज करी जा रही है पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और स्टेट चेंज करने के लिए। तो बच्चा इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। ऐसी हीट जो स्टेट चेंज के लिए यूज होती है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आइस क्या है, आइस सॉलिड है। आइस इस हीट को यूज कर रही है ताकि वो अपने पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके और अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड बन सके। तो स्टेट चेंज के दौरान जिस हीट का यूज करा जाता है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहे हो स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज के दौरान जिस हीट का यूज करा जाता है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। मेल्टिंग पॉइंट पे ये हीट ना ही टेम्परेचर बढ़ाएगी ना ही कुछ और करेगी। ये हीट सिर्फ आइस के पार्टिकल्स या फिर सॉलिड पार्टिकल्स यूज करेंगे अपने पार्टिकल्स के बीच में रिश्ते नाते तोड़ने के लिए और दूर दूर होने के लिए, ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए। और इस हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। अब अगर स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, क्या कहा मैंने, अगर स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड्स हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और अगर स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं आपको एक बार वाटर का एग्जांपल देके भी समझा देती हूं। लेट अस सपोज मेरे पास क्या है, इस बीकर में मैंने क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है, मैंने इस बीकर में पानी ले लिया और मैं इसको नीचे से हीट कर रही हूं और यहां पे मेरा थर्मामीटर है। पानी धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 20 से 30 पे गया, 30 से 40 पे गया, 50 पे गया। एक पॉइंट आया कि टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उस टेम्परेचर पे जो वाटर है वो बॉइल होने लगेगा, यानी कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर वेपर स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। और यहां पे क्या टेम्परेचर दिखाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे मैं हीट दिए जा रही हूं, बट टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ नहीं रहा ऊपर। क्यों, क्योंकि ये जो हीट है वो पानी के पार्टिकल्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कहीं नहीं जाएगी ये हीट हमारे पास आएगी। हम इस हीट को यूज करेंगे अपने पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ताकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए, वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले और किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। जब तक पानी का आखिरी कतरा भी बचा है तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो आखिरी कतरा भी हीट को यूज कर रहा है, हीट को यूज कर रहा है ताकि वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। ठीक है, तो जब तक पूरे का पूरा पानी गैस
गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता या फिर जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल के पानी नहीं बन जाती तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सारी हीट ना टेम्परेचर बढ़ा रही है ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है, वो हीट सिर्फ और सिर्फ यूज हो रही है स्टेट को चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लिक्विड से गैस दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टेट चेंज के लिए हीट यूज करी जाती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। अब देखो वेयर इज द हीट गोइंग, द हीट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ आइस to overcome the force of attraction between them and get converted into water। तो स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट यूज में लाई जाती है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। अगर स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड टू गैस तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पे आप लोगों के सामने डेफिनेशन है। भैया पेपर में ये तो नहीं लिखोगे ना, मम्मी आई, मम्मी ने कहा हीट जाके छुप गई है, तो मैंने कहा मम्मी छुपने का मतलब लेटेंट आता है, लेटेंट कर दो। नहीं, हमारे को कुछ डेफिनेशन चाहिए, तो आइए देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय 1 kg ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितनी हीट चाहिए एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है लिक्विड को गैस में चेंज होने के लिए जितनी हीट चाहिए एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सिंपल है बच्चा, जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आया, अगर हम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, यहां पे मैं एक बार आ जाती हूं, मैं सॉलिड से लिक्विड की बात कर रही हूं। जैसे ही मेरा मेल्टिंग पॉइंट आया उस टेम्परेचर पे यहां पे थर्मामीटर में टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये हीट है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो हीट आइस के पार्टिकल्स या फिर सॉलिड के पार्टिकल्स यूज करेंगे अपने पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और अपनी स्टेट चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में बनने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। और अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो जब लिक्विड बॉयल हो रहा है, जब बॉइलिंग पॉइंट आया तो यहां टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स उस हीट को यूज कर रहे हैं, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहे हैं और गैस में चेंज हो रहे हैं। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक पूरी एक स्टेट दूसरी में चेंज नहीं हो जाती, और जो हीट यूज हो रही है दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन कहता है एट 0 डिग्री सेल्सियस विच विल हैव मोर एनर्जी, वाटर पार्टिकल्स और आइस पार्टिकल्स। अब आप समझ गए हो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है आइस का। इस टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगी पानी में। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास आइस भी है और मेरे पास पानी भी है। तो वो ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसके पास ज्यादा क्या है? एनर्जी है, आइस या वाटर। अब इसको समझते हैं, देखिए कैसे। लेट अस सपोज बच्चा, आइस के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई एनर्जी नहीं है। आइस के पास 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई एनर्जी नहीं है, इट हैज 0 एनर्जी। अब आइस को पानी में चेंज होने के लिए हीट अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। लेट अस सपोज आइस ने 10 यूनिट्स एनर्जी अब्सॉर्ब करी। आइस ने 10 यूनिट्स एनर्जी अब्सॉर्ब करी पानी में बदलने के लिए। आइस के पास पहले कोई एनर्जी नहीं थी, बट आइस को क्या करना है, जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आया भूपू बजना शुरू हो गया, मेल्ट हो जा, मेल्ट हो जा, मेल्ट हो जा। और आइस को मेल्ट होने के लिए अभी हमने पीछे देखा एनर्जी की जरूरत है। आइस के पास, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको समझाने के लिए बता रही हूं। आइस के पास पहले कोई एनर्जी नहीं थी, उसने 10 यूनिट्स एनर्जी अब्सॉर्ब करी। कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब्सॉर्ब करी, ताकि वो किस में चेंज हो जाए? वाटर में चेंज हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि जो वाटर बना उसके पास कितनी एनर्जी है? 0 + 10 दैट इज 10 यूनिट्स एनर्जी है उसके पास। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के पास 0 यूनिट एनर्जी है, पानी के पास 10 यूनिट्स एनर्जी है। सो विच हैज मोर एनर्जी? Water will have more energy at 0 degree Celsius because it has more energy in the form of latent heat of fusion. It has more energy in the form of latent heat of fusion. Same अगर हम स्टीम की बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास पानी भी होता है और मेरे पास स्टीम भी होती है। पानी के पास कोई एनर्जी नहीं थी, पानी के पास कोई एनर्जी नहीं थी 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसने 10 यूनिट्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करा ताकि वो स्टीम में चेंज हो जाए। तो जो स्टीम बनी उसके पास कितनी एनर्जी थी? उसके पास एनर्जी थी 0 + 10 यानी कि 10 यूनिट्स एनर्जी थी उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर के पास कोई एनर्जी नहीं, बट स्टीम के पास 10 यूनिट्स एनर्जी है। सो स्टीम विल हैव मोर एनर्जी एट 100 डिग्री सेल्सियस इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि
क्योंकि स्टीम बनी, एनर्जी अब्सॉर्ब करी, तभी तो स्टीम बनी। तो भैया जो स्टीम बनी उसके पास एनर्जी तो होगी ना। तो आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि नहीं हुए हैं? एक बार इसको अच्छे से देख लो, समझ आ गया है ना? चलो भाई, अब चलते हैं आगे और देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? देखिए, when a high pressure is applied to a gas, it gets compressed, and when we also lower its temperature, it gets liquefied. So we can say that gases can be liquefied by compression and cooling. भैया इसका क्या मतलब है मैम, समझ नहीं आया? तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। मतलब गैसेस पे आप प्रेशर लगा के उनको ऐसे इतने सारी वॉल्यूम की गैस को कंप्रेस कर सकते हो छोटी सी जगह में, ठीक है? तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अब लेट अस सपोज मैंने एक सिलेंडर में एक गैस ली, ठीक है? ये गैस के पार्टिकल्स हैं। मैंने क्या करा, मैंने इस पे लगाया हाई प्रेशर, ठीक है? मैंने इस पे क्या लगाया, हाई प्रेशर लगाया। तो जब मैंने इस पे प्रेशर लगाया तो गैसेस के पार्टिकल्स जो है वो पास पास आ गए। क्यों? क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो पहले ये ऐसे था, मैंने ऐसे जोर लगाया ऐसे करके, तो पार्टिकल्स जो है पास पास आ गए, ठीक है? ये तो समझ आ गया। अब एक बात बताओ, लेट अस सपोज किसी सेना ने दूसरी सेना पर अटैक कर दिया, तो क्या होगा? जो दूसरी सेना, उसके मन में बदले की आग जल उठेगी कि ऐसे कैसे कर दिया, हमें बदला लेना है। वैसे ही बच्चा, जब हम इन पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने के दौरान काफी हाई अमाउंट में हीट रिलीज होती है। तो हमें इस बदले की आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, यानी कि गैस को कूल करना पड़ता है। मैंने जब हाई प्रेशर लगाया, मैंने जब इन गैस के पार्टिकल्स पे हाई प्रेशर लगाया तो क्या हुआ? काफी हाई अमाउंट में हीट रिलीज हुई। तो इस बदले की आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, यानी कि कूलिंग करनी पड़ती है। इस कूलिंग का एक फायदा और भी होता है। हमने अभी देखा कि जब टेम्परेचर कम होता है, पार्टिकल्स का मोशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। तो भैया देखो, पहले प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल्स और पास पास आ गए, टेम्परेचर भी कम कर दिया, पार्टिकल्स भैया उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा कि अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, हमें तो अपनी किस्मत को मानना ही पड़ेगा, अब हमें लिक्विफाई होना ही पड़ेगा। तो हाई प्रेशर लगा के और लो टेम्परेचर करके, यानी कि कंप्रेशन और कूलिंग करके, हमने क्या करा? इस गैस को किस में चेंज कर दिया? लिक्विड में कर दिया, यानी कि गैस को लिक्विफाई कर दिया। देखिए, द पार्टिकल्स गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइज, यानी कि पहले मेरे पास अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा था, ठीक है? जब मैंने हाई प्रेशर करा, ये पास पास आ गए, मैंने टेम्परेचर भी लो कर दिया और पास पास आ गए। तो इस अरेंजमेंट से हमें कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट देखने को मिला। तो देखिए बच्चा, हम गैस से किस पे शिफ्ट हो गए? लिक्विड पे शिफ्ट हो गए। तो हाई प्रेशर लगाया, पार्टिकल्स पास पास आए, टेम्परेचर लो करा, एक तो जो हमारी हीट रिलीज हो रही है उसके लिए भी हेल्पफुल है, और एक जो हमारा टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल्स पास पास आ गए क्योंकि उनका मोशन कम हो गया है, तो डबल अटैक हो गया। तो डबल अटैक से हमारी जो गैस है वो लिक्विफाई हो चुकी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चा ड्राई आइस भी कहा जाता है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर पे स्टोर करा था? भैया कार्बन डाइऑक्साइड ना बहुत शरारती है। वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो लिक्विड में आती ही नहीं है, वो सीधा किस में चेंज हो जाती है? गैस में चेंज हो जाती है। देखो, solid carbon dioxide is stored under high pressure. This is because on decreasing the pressure, solid carbon dioxide gets converted directly into carbon dioxide gas. Solid carbon dioxide को बच्चा मैंने स्टोर करा था हाई प्रेशर पे, ठीक है? पर ये इतनी शरारती है, जैसे ही मैंने प्रेशर हटाया तो ये लिक्विड में आई ही नहीं, ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, when a slab of solid carbon dioxide is kept exposed to air, then the pressure on it is reduced. ठीक है, हमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया तो क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ गया एंड इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैंने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखा था, वो एकदम सॉलिड थी भैया, जिंदगी में खुश थी अपनी। बट जैसे ही मैंने उल्टी चीज कर दी, यानी कि लो प्रेशर कर दिया और हाई टेम्परेचर कर दिया, तो भैया वो जो खुली मतलब आप ये समझ लो, पहले उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा हुआ था, पर जैसे ही मैंने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, प्रेशर हटा दिया, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया, वो जो खुली, जो फैली, वो कि लिक्विड स्टेट में आई ही नहीं, सीधा किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में कन्वर्ट हो गई। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब बच्चों बचा है हमारा आखिरी टॉपिक जो कि है इवेपोरेशन। अब उसके लिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही गैस में कन्वर्ट हो सकता है? ध्यान से सुनो, वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या वाटर गैस में चेंज हो सकता है 100 डिग्री से पहले ही? सोचो 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 भैया, मैम को मन की आवाज आ जाती, सोचो सोचो, मैं वैसे ही समझ जाऊंगी। बताओ, सही पकड़े हैं? क्या बोला मैंने? कोई भी लिक्विड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है बच्चा? इसी को कहा जाता है इवेपोरेशन। देखिए, दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड changes to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बट पानी 30 पे, 40 पे, 50 डिग्री, 60 डिग्री किसी भी टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है। देखिए एग्जांपल देखिए, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। भैया कपड़े गीले हैं, हमने उन्हें बाहर टांग दिया, 2-3 घंटे बाद गए या अगले दिन गए तो क्या होता है? कपड़े सूखे होते हैं, तो कपड़ों का पानी कहां चला गया? पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री तो था नहीं कि पानी वाटर वेपर में या गैस में कन्वर्ट हो जाए। 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ज्यादा गर्मी हुई तो 40 से 45 डिग्री होगा, बट उतने टेम्परेचर में भी कपड़ों में जो पानी था वो उड़ गया, यानी कि गैस बन गया। कैसे बन गया? इवेपोरेशन की वजह से। वेट फ्लोर्स, भैया पोछा लगता है, मम्मी से डांट पड़ती, 2 मिनट नीचे मत पैर रखिए, 2 मिनट में पोछा सूख जाएगा। वो फर्श गीला था, कहां गया 2 मिनट में पानी? कहां उड़ गया? इवेपोरेशन। सीजनल रिवर्स, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो बारिशों में इतनी चौड़ी चौड़ी बहती हैं, बट जैसे ही बारिशों का मौसम गया वो एकदम सूखी पड़ जाती है, तो इतना इतना लीटर, लाखों लाखों लीटर पानी कहां चला गया? तो यही सब हम सीखेंगे हमारे इस कॉन्सेप्ट में, जो कि है इवेपोरेशन। पर आखिरकार मैम इवेपोरेशन होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर इवेपोरेशन? देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। Some particles at the surface of liquid have more kinetic energy than other particles. Therefore, they are able to overcome the force of attraction between them and get converted to gaseous state. ध्यान से देखो, लेट अस सपोज बच्चा कोई रेस लग रही है, ठीक है, कोई रेस है, बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं, वो सारे बच्चे क्या है? पार्टिकल्स हैं। एक बच्चा फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा, सारे बच्चे थे, बट सबकी जो स्पीड थी, सबकी जो एनर्जी थी अलग अलग थी, तभी एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, एक थर्ड आया। समझ रहे हो? वैसे ही बच्चा, लेट अस सपोज मेरे पास क्या है? मेरे पास यहां पे पानी है, ठीक है, पानी में पार्टिकल्स हैं ऐसे 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 ऐसे। लेट अस सपोज इस पार्टिकल की एनर्जी क्या है? 9, इस पार्टिकल की एनर्जी क्या है? 9.5, इसकी है 8, इसकी है लेट अस सपोज 3, इसकी एनर्जी है 5, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो यही कह रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। पानी में पार्टिकल्स हैं, बट इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? अलग अलग है। अब सपोज करो, इमेजिन करो, ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं, इनको गैस में कन्वर्ट होने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए? 10। मतलब जैसे ही इनमें से कोई 10 हो गया ना, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाटर से गैस में जाने के लिए कितने यूनिट्स एनर्जी चाहिए? 10 यूनिट्स एनर्जी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी एनर्जी है 9, इसकी एनर्जी है 9.5, इसकी एनर्जी है 8। अगर इन पार्टिकल्स को भैया इतनी सी भी एनर्जी कहीं आसपास से मिल जाएगी, क्या कहा मैंने? पानी को गैस में चेंज होने के लिए टोटल 10 यूनिट्स एनर्जी चाहिए। जैसे ही किसी का नंबर 10 हुआ, हवा, गैस 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 ऐसे होने लग जाता है। इसकी एनर्जी है 9, इसकी 9.5, इसकी 8। अगर इन पार्टिकल्स को आसपास से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, इतनी सी भी एनर्जी मिल जाए, तो क्या होगा? ये उस एनर्जी को यूज कर सकेंगे अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में चेंज हो जाएंगे। फिर से देखो, ये 9 था, 9.5 था, 8 था, एग्जाम्पल दे रही हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और गैस बनने के लिए कितनी चाहिए? टोटल 10। अगर इस 9 वाले ने आसपास से थोड़ी सी भी एनर्जी ले ली, तो क्या होगा? ये अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकेगा, और किस में चेंज हो सकेगा? गैस में चेंज हो सकेगा, यानी कि लिक्विड गैस में चेंज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेशन हो गया। तो अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज, एक की 9, 9.5, 8, 6, 5। Some particles at the surface of liquid have more kinetic energy than other particles। ये भी मैंने देखा, सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी।
Therefore they are able to overcome the force of attraction। वो भैया अगर आसपास से थोड़ी एनर्जी वगैरह उनको मिल जाती है तो they are able to overcome this force of attraction जो उनके बीचों बीच है। They are able to overcome the force of attraction and ऐसे हो जाते हैं, यानी लिक्विड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में एक्सचेंज हो जाते हैं। सो रीजन फॉर इवेपोरेशन क्या है? रीजन फॉर इवेपोरेशन है डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। क्या है रीजन? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। सारे बच्चे थे, सारे पार्टिकल्स ही हैं, एक फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज डिफरेंट थी, उनकी स्पीड डिफरेंट थी। वही रीजन है इवेपोरेशन का कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से उनकी एनर्जी डिफरेंट है। जिसकी ज्यादा एनर्जी, दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, इसीलिए इवेपोरेशन होता है। ठीक है, समझ आया? अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ये हैं हमारे प्यारे प्यारे से फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन। आइए देखते हैं। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है बच्चा सरफेस एरिया। अब भैया पूरी एनसीईआरटी ने ना कपड़ों की हेल्प से, एकदम धुले हुए कपड़ों की हेल्प से पूरा इवेपोरेशन एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले देखो भैया, मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने किसी ने कपड़े धोए और उनको सिर्फ निचोड़ निचोड़ के बाल्टी में रख दिया। ठीक है, बहुत सारे कपड़े क्या है, बाल्टी में है। मम्मी ने कहा बेटा इनको ऐसे छंड के, टांग के, फैला फैला के टांग दो, इनको ऐसे ऐसे करो, फैला के इनको टांग दो। आपने कहा छेड़ना मम्मी, ऐसे ही सूख जाएंगे, फिर क्या होगा, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्यों कपड़ों को फैला के टांगा जाता है। बच्चा जब आप कपड़ों को फैला के टांगते हो तो क्या है, कपड़ों में पानी है, तो ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं भैया इनके पास पूरी फ्रीडम है, ये एकदम खुले में चौड़ में घूम रहे हैं। एनर्जी 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 से ओवरकम करी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और गैस में चेंज हो गए, यानी कि इवेपोरेट हो गए। बट अगर कपड़े ऐसे गुचड़ मुचड़ करके बैठे हैं तो पार्टिकल्स को भैया थोड़ी सी एनर्जी लेने में, आई कैसे एनर्जी लूं, ये तो वहां है वहां है, मतलब समझ रहे हो। जब कपड़ा ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इन पार्टिकल्स के पास फुल फ्रीडम है भैया, जहां से एनर्जी आई खुलेआम एनर्जी ली और गैस में चेंज हो गए, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करा, गैस में चेंज हो गया और इवेपोरेशन हो गया। इसलिए कपड़ों को फैला फैला के सुखाया जाता है, ऐसे गुचड़ मुचड़ करके नहीं छोड़ देते। तो मतलब अगर मेरा सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर में बच्चे कहते हैं ना कि गर्मियों में कपड़े 2 घंटे में सूख जाते हैं, पर सर्दियों में 2 दिन में भी नहीं सूखते। सर्दियों के टाइम पे मम्मी ना सारे कपड़ों को ऐसे घर में फैला देती है, पंखा चला देती है कमरे में, फिर कहती है उस कमरे में मत जाइए, सर्दी का मौसम है, वहां मैंने पंखा चला रखा है ताकि कपड़े सूख जाएं। तो सर्दियों में क्यों नहीं सूखते कपड़े, गर्मियों में क्यों जल्दी सूख जाते हैं? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर जो होता है हाई होता है भैया, सूरज निकला हुआ है, आसपास हीट ही हीट है, एनर्जी ही एनर्जी है, तो पार्टिकल्स झटपट उन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, गैस में बदल जाते हैं और क्या हो जाता है, इवेपोरेशन। तो ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आसपास, मतलब सराउंडिंग में, उतनी एनर्जी अवेलेबल है, एब्सॉर्ब कर लेंगे और क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी पे बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं विंड की। कहते हैं ना हाय कपड़ा गीला हो गया, कोई नहीं, बाहर हवा चल रही है, 1 घंटे में सूख जाएगा। भैया हवा ने ऐसा क्या जादू कर दिया, तो देखते हैं। ये बच्चा मेरे पास कपड़ा है जिसमें क्या है, गीला है, उसमें पानी के क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो जब हवा चलती है ना, तो हवा अपने साथ इन पानी के पार्टिकल्स को भी बहा ले जाती है भैया। जब हवा चलती है ना, तो ये जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो भी हवा के साथ क्या करते हैं, बह जाते हैं। और इस वजह से जितनी विंड की स्पीड ज्यादा होती है, जितनी विंड की स्पीड बेटा जी ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, ये जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा, जितना टेम्परेचर ज्यादा, जितनी विंड स्पीड ज्यादा, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा। मतलब ये तीनों फैक्टर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। यानी कि सरफेस एरिया बड़ा, इवेपोरेशन बड़ी, टेम्परेचर बड़ा, इवेपोरेशन बड़ी, विंड स्पीड बड़ी, इवेपोरेशन बड़ी। तो ये तीनों फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, कि भैया आखिरकार ह्यूमिडिटी क्या बला है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। देखो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में बच्चा हर टाइम
वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और वो ना एक फिक्स्ड अमाउंट में ही हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज एक बस स्टॉप है, वहां पे 10 लोग खड़े हैं, बस की वेट कर रहे हैं, भैया सुबह सुबह का टाइम है, काम वाम पे जाना है। बस आई चल के, ठीक है, बस आई चल के, पर इस बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? सिर्फ 20 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 20 सीट्स है इस बस में, ठीक है। वो भैया खचाखच नहीं भरनी बस को, 20 सीटें हैं, 20 लोग ही बैठ सकते हैं। जब ये बस यहां पे आई बस स्टॉप पे, तो देखा गया कि इस बस में ऑलरेडी 12 लोग बैठे हुए हैं। टोटल कितने लोग बैठ सकते हैं? 20। पहले से 12 बैठे हुए हैं, तो इनमें से सिर्फ 8 लोग इस बस में चढ़ पाएंगे और बेचारे 2 लोग पीछे रह जाएंगे। सही बात है। ऑन द अदर हैंड ये बस आई फिर से, और जब ये बस स्टॉप पे पहुंची तो देखा गया कि इसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठा हुआ था। इस 20 लोगों की कैपेसिटी वाली बस में सिर्फ एक ही इंसान बैठा हुआ था। तो ये तो 10 के 10 लोग खुश हो गए, अरे क्या बात है यार, खाली बस आई है, एक ही जना बैठा हुआ है, तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? इस बस में चढ़ जाएंगे। सिमिलरली बच्चा, हवा में क्या होता है? हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में ही हवा में वाटर वेपर रह सकता है। अब जिस दिन ह्यूमिड होता है, जिस दिन उमस होती है, उस दिन हवा में भर भर के वाटर वेपर प्रेजेंट है पहले से ही। तो अब जो कपड़े हैं वो गीले हैं, उनका क्या हो रहा है? इवेपोरेशन, मतलब वाटर जो है कपड़ों में वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा है। अब इवेपोरेशन के दौरान वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, बट हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है भैया, तो थोड़ा सा ही वाटर वेपर में चेंज होगा। हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर है, ये कपड़ा है, ये बेचारा गीला है, इसको अपने वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है, बट हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा ही वाटर वेपर बनेगा। कपड़ा पूरी तरीके से नहीं सूख पाएगा क्योंकि हवा में ऑलरेडी वाटर वेपर है। इसका थोड़ा सा ही पानी वाटर वेपर में चेंज होगा क्योंकि हवा ऑलरेडी खचाखच भरी हुई है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर किसी दिन ड्राई दिन है, ठीक है, किसी दिन सूखी हवा चल रही है, मतलब हवा में इतू सा ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, पूरी हवा ऑलमोस्ट खाली पड़ी है, आप ये समझ लो इस बस की तरह, तो जितने भी गीले कपड़े हैं वो खुशी खुशी अपने वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देंगे क्योंकि हवा में तो भर भर के जगह है और हमारे कपड़े सूख जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं बच्चा कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी क्या है? ज्यादा है, मतलब हवा में ऑलरेडी पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो कपड़ों का सूखना मुश्किल है, मतलब इवेपोरेशन होना मुश्किल है, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या है? लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, हवा ऑलरेडी भरी हुई है, तो वो जो चेंज हो रहा है वाटर वेपर वो जाएगा कहां? ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाती है। कपड़ों ने पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, बट हवा में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो कपड़ों वाला वाटर वेपर कहां जाएगा भैया? तो इसलिए कपड़े पूरी तरीके से सूखेंगे ही नहीं। बट अगर ह्यूमिडिटी कम है, तो इवेपोरेशन भैया दे इवेपोरेशन एकदम खचाखच इवेपोरेशन होती है क्योंकि हवा ऑलमोस्ट खाली पड़ी है, आराम से खुलेआम वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो रहा है खुशी खुशी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सही है प्रोपोर्शनल। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा इवेपोरेशन घटेगी, अगर ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन बढ़ेगी, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इस वाले को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्लियर हो गए हैं। कौन से हमारे? सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा, इवेपोरेशन कम, विंड स्पीड ज्यादा, तो इवेपोरेशन ज्यादा। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया? अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है देखते हैं। देखो, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? इवेपोरेशन में जो हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? इवेपोरेशन में लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट अस सपोज बच्चा, ये मेरे पास लिक्विड के पार्टिकल्स है, पानी है, ये मेरे पास पानी के पार्टिकल्स हैं। अब इन्हें किस में चेंज होना है? इन्हें चेंज होना है वाटर वेपर में, यानी कि इन्हें अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है, इन्हें अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है ताकि ये किस में चेंज हो सके? वाटर वेपर में चेंज हो सके। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी पैदा थोड़ी ना करेंगे, तो ये एनर्जी ये लोग कहां से लेंगे? ये एनर्जी लेंगे
अपने सराउंडिंग से। ठीक है, ये एनर्जी इन्होंने कहां से ली? ये एनर्जी ली इन्होंने अपनी सराउंडिंग से। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना है, उसके लिए उन्हें अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें चाहिए एनर्जी। एनर्जी पैदा तो कर नहीं सकते, तो एनर्जी कहां से लेंगे? सराउंडिंग से लेंगे, और क्या हो जाएंगे? लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। और अभी हमने डिस्कस करा था एनर्जी यूज टू चेंज स्टेट। स्टेट चेंज के लिए ये लिक्विड है मेरा, ये मेरा गैस है। लिक्विड से गैस में जाने के लिए स्टेट चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज के लिए कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है? स्टेट चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेटेंट हीट का, क्योंकि यहां लिक्विड और गैस की बात हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो वाटर या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स को अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है ताकि वो गैस में चेंज हो सके। उसके लिए वो एनर्जी को अपनी सराउंडिंग से अब्सॉर्ब करेंगे। कौन सी एनर्जी? कौन सी हीट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जब ये इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये इन रिश्तों नातों को तोड़ देंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इवेपोरेशन तो हो गया, बट भैया जो सराउंडिंग से एनर्जी चली गई उसका क्या? जब सराउंडिंग से एनर्जी चली गई, जब सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चली गई, हीट ही चली गई, तो सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग्स हो जाएंगी ठंडी। सराउंडिंग्स क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। इसलिए इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्यों? क्योंकि इसको अपनी स्टेट चेंज करनी है, उसके लिए सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग से एनर्जी उसने तो ऑब्जॉर्ब कर ली, उसका तो भला हो गया, बट सराउंडिंग्स का टाइट हिस्स हो गया। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग्स अब क्या हो गई हैं? कूल हो गई हैं। तो आइए इसका रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि क्या इस्तेमाल होता है, क्या फायदे हैं। What happens when you pour acetone या nail polish remover on your palm? हम जैसे गर्ल्स वगैरह नेल पॉलिश रिमूव करती हैं तो उन्होंने देखा होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर जो है ना वो हमारी फिंगर्स पे, हमारी पाम पे बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। उसका रीजन क्या है? जब हमारी नेल पॉलिश रिमूवर पाम पे पड़ता है तो वो ना झटपट इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो हीट वो कहां से लेता है? हमारी बॉडी से लेता है। तो जब एसीटोन इवेपोरेट हो गया हमारी बॉडी हीट को लेकर, तो हमारी बॉडी या फिर हमारी पाम पीछे से क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। देखिए एसीटोन वगैरह जो है ये इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेशन इज फैसिलिटेटेड एज इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम, हेंस लीविंग द पाम कूल। नेक्स्ट है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। आपने देखो भाई जो एकदम वो गर्मी पड़ रही होती है, बिल्कुल एकदम जून की गर्मी पड़ रही होती है, तो उसमें क्या होता है 1-2 बजे ना लोग अपनी छतों पे या फिर बाहर रोड पे पानी फेंकते हैं। उससे क्या होता है जैसे ही पानी उस गरम गरम तपती हुई धरती पे पड़ा या फिर तपती हुई छत पे पड़ा, वो उस छत से या फिर ग्राउंड से हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन की वजह से पीछे जो छत है या फिर ग्राउंड है वो कूल हो जाता है, ठंडा ठंडा कूल हो जाता है। ठीक है, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द रूफ इट इवेपोरेट्स बिकॉज of the latent heat of vaporization leaving behind a cooling effect. Then है, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? भैया ये है हमारा कप और ये है हमारी प्याली, है ना। ये क्या है? प्याली है, एक गरम चाय की प्याली हो, हमारे पास प्याली है। अब क्या है बेटा, ये आपके पास कप है छोटू सा और ये आपके पास है प्याली। प्याली का सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो जो आपकी चाय वगैरह है या दूध है वो जल्दी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स? गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? बच्चा कॉटन क्या होता है? कॉटन ना हमारा पसीना अब्सॉर्ब कर लेता है। गर्मियों में तो सबको पसीना ज्यादा आता है। अब क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स जो है पसीने को अब्सॉर्ब कर लेता है। हमारी स्किन पे पसीना आया, कॉटन ने पसीने को अब्सॉर्ब कर लिया। अब वो हमारे स्वेट को एक्सपोज करता है, किससे? सराउंडिंग से एक्सपोज करता है। जैसे ये हमारा स्वेट है, कॉटन में अब्सॉर्ब हो गया तो क्या हुआ? वो सराउंडिंग से एक्सपोज करता है। उस एक्सपोजर से स्वेट इवेपोरेट होने लगता है, उस पर हवा लगती है, उसको एनर्जी मिलती है, वो पसीना इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसलिए हमारे को कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इन समर्स इट इज प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन मटीरियल्स हैव पोर्स दैट अब्सॉर्ब द स्वेट फैसिलिटेटिंग इट्स इवेपोरेशन, और उस इवेपोरेशन से हमारी स्किन को ठंडा ठंडा कूल लगता है। देन वी हैव, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? क्यों भैया एक कूलर जो है वो हॉट और ड्राई डे पे बढ़िया काम करता है। हॉट माने टेम्परेचर हाई,
ड्राई माने ह्यूमिडिटी कम। भैया एक तीर से दो निशान ने, टेम्परेचर हाई है इवेपोरेशन ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम है इवेपोरेशन ज्यादा होगी। जब इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, इसलिए डेजर्ट कूलर भैया एकदम बर्फीली हवा फेंकता है। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे एनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन, उसकी वजह से कूलिंग भी ज्यादा होती है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट या फिर मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में हम क्या यूज करते हैं, मिट्टी का मटका यूज करते हैं जिसमें पानी एकदम ठंडा रहता है, भैया बर्फ जैसा पानी होता है उसमें। उसका रीजन क्या है, देखिए बच्चा, मिट्टी के मटके में ना ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप कभी ध्यान से देखना, उसमें ना ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे जो अंदर का पानी है ना, जो यहाँ पे पानी है, ये पानी बाहर आ जाता है। जैसे ही ये पानी बाहर आया बच्चा, इवेपोरेट तो इसने होना ही है, ये पानी इवेपोरेट होने लगेगा। और इवेपोरेशन के लिए एनर्जी कहां से लेगा, सराउंडिंग से तो लेगा ही, साथ ही साथ अंदर के पानी से भी एनर्जी लेगा। भैया इसका तो भला हो नहीं रहा, अंदर वाले पानी का तो भला हो नहीं रहा, हमारा ही भला कर दे, तो वो अंदर वाले पानी से एनर्जी लेके इवेपोरेट हो जाएगा। जब अंदर वाले पानी की एनर्जी चली गई भैया, तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, वाटर वेपर इन एयर, भैया हवा में हर टाइम वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। इसका एक छोटू सा एग्जांपल है भैया, करके भी देख सकते हो। करना क्या है, हमने तो हमेशा देखा ही है, हमने क्या करा, एक ग्लास लिया जिसमें बर्फीला पानी डाल दिया। ठीक है, अब अगर इस ग्लास में बर्फीला पानी है तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर होगा लेट अस सपोज 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या 1 या 2 डिग्री सेल्सियस होगा, बर्फ का पानी है। ठीक है, और जो आसपास हवा है, जो इसके आसपास हवा है, वो कितने टेम्परेचर पे होगी, 25 डिग्री पे होगी या 30 डिग्री पे होगी। अब जब ये हवा इस ग्लास से टकराती है, 25 डिग्री से सीधा 0 डिग्री पे आ गई, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, हवा की कूलिंग हो गई, तो हवा क्या हो जाएगी, गैस जो है वो कंडेंस हो जाएगी, किसमें, लिक्विड में। जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा किसमें, वाटर में। इसीलिए आपको इस ग्लास के बाहर वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आसपास जो गर्म हवा थी 20 डिग्री पे, 30 डिग्री टेम्परेचर पे, वो जब इस 0 डिग्री वाली सरफेस से टकराती है, टेम्परेचर कम हो गया, हवा वाटर वेपर की कूलिंग हो गई, वाटर वेपर कूल हुआ, कंडेंसेशन हो गया, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो गया, और ये पानी की बूंदें जो है आपको यहाँ ग्लास पे देखने को मिल जाएंगी। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द cold glass of water loses its energy, gets converted into liquid state which we see as water droplets। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं और एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, which is difference between evaporation and boiling। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग समझ लो। ठीक है, इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर इवेपोरेशन हो जाएगा। बट बॉइलिंग तभी होगी जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बट बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है, मैंने आपको पहले भी बताया, सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बट बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। आइए इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए बच्चा, आपने कभी पानी को अगर उबलते हुए देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा भैया जब पानी उबलता है ना, नीचे से बुलबुले आते हैं, बुर्र बुर्र बुर्र, ऐसे मतलब हर जगह बुलबुले होते हैं। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। इसको बोलते हैं बच्चा सरफेस। ये क्या है, सरफेस है, और ये क्या है, ये है हमारा बल्क। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग जब होती है भैया तो हर जगह हीट ही हीट है। आपने देखा ना, पानी उबलता है, ऐसे बुलबुले निकलते हैं, हर जगह एकदम हीट ही हीट होती है। जब हर जगह हीट है यार, तो वो कूलिंग कैसे करेगा। इसीलिए बॉइलिंग के दौरान कूलिंग नहीं होती भैया। बॉइलिंग और कूलिंग तो ऑपोजिट वर्ड्स ही हो गए। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, ये भी आपको समझ आ गया, बल्क में होता है। बट हमारा जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस के पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, नीचे वाले पार्टिकल से भी एनर्जी ले लेते हैं। तो नीचे वाले पार्टिकल से एनर्जी चली गई तो क्या हो गया, कूलिंग हो गया। तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस। इट इज अ बल्क फिनोमिना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बल्क। इट कॉजेस कूलिंग, इट डज नॉट कॉज कूलिंग। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो इसी के साथ हम आ गए हैं हमारे चैप्टर के एंड पे, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू, जिसका आपको जवाब देना है कमेंट्स में। मैं 5 सेकंड क्लास में अभी लेक्चर के दौरान वेट करूंगी, तब तक आप जरा चैट में आंसर टाइप कर देना कमेंट्स में। देखो, when a crystal of potassium permanganate is placed at the bottom of water in a beaker,
द वाटर इन द होल बीकर टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ओन इवन विदाउट स्टरिंग, बिना हिलाए उसको खुद से पर्पल. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रूजन, डिफ्यूजन, एफ्यूजन. तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5. तो भैया करेक्ट आंसर क्या है? समय समाप्त हो चुका है आपका. करेक्ट आंसर है डिफ्यूजन. भैया खुद से पानी पर्पल हो रहा है, ऑन इट्स ओन, खुद से. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन. करेक्ट आंसर है सी. इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 268 केल्विन इट विल बी इक्विवेलेंट टू. बताओ 268 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कितना होगा? 1 2 3 4 5. तो भैया करके देख लेते हैं. टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. 268 यहां पे है, ये मुझे निकालना है. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 273 यहां पे है. 273 को यहां लेके जाके माइनस कर दो. 268 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विच कम्स आउट टू बी -5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया क्या? ए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which of the following represent the suitable condition for liquefaction of gases? Liquefaction, liquefaction एक ही बात है. गैसेस को लिक्विफाई करना है तो क्या कंडीशंस लगेंगी बताओ जरा. 1 2 3 4 5. पोंग, वो जो भोंपू नहीं बजता केबीसी में, वो बच चुका है. तो बच्चा गैस को लिक्विफाई करना है तो वी नीड हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. यहाँ पे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कहाँ है? लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर है नहीं. हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर ठीक है, हाई प्रेशर ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी हो गया. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस? अरे यार, 1 2 3 4 5. भैया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस और एनर्जी, ये दो शब्द जब भी आपको देखने को मिले, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, क्या बजना चाहिए दिमाग में घंटी? लेटेंट हीट की, क्योंकि स्टेट चेंज के दौरान जो हीट यूज की जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट. और इसी के साथ बच्चा हम आ गए हैं हमारे इस सेशन के एंड में. चैप्टर 1 जो था हमारा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा. हमने पूरी कोशिश करी बच्चा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबको डिटेल में पढ़े और हमने एंड में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे. सो आई होप कि आपको सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों.